नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने फेवरेट विषय पे बात करने वाला हूं, सबसे मन पसंदीदा टॉपिक से पे आपसे बात करने वाला हूं। आज मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअल में सबसे बेहतर तरीके से निबंध की प्रिपरेशन कैसे किया जाए। आप जानते ही हैं कि ऐसे जो है निबंध यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में और संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कई ऐसे एग्जाम हैं जिसमें पूछा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी इसको लेके हमेशा बहुत ज्यादा चिंतित होता है कि एक्चुअल में हम निबंध को अच्छे तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लिखेंगे जिससे नंबर अच्छे मिले, क्योंकि कोई सेट पैटर्न नहीं है निबंध का। किस विषय पे पूछ लिया जाए ये भी आप देखेंगे, बड़ा वाइड स्प्रेड विषय है। तो इस विषय पे मैं अपनी राय रखना चाहता हूं, पूरी स्ट्रेटजी पे बात करूंगा आपसे कि एक्चुअली निबंध के एरिया क्या क्या होते हैं जो पूछे जाते हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या फिर कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसे संघ लोक सेवा आयोग या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित करता है। साथ ही साथ मैं आपसे ये बताऊंगा कि कुछ बेसिक क्या चीजें हैं जिसको हमेशा आपको स्मरण करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए निबंध लिखने के लिए। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि निबंध लिखने का प्रोफार्मा क्या होता है और फिर मेथड क्या है, किस तरीके से हमको निबंध लिखना चाहिए, और अंत में स्टडी मटेरियल या सोर्स क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यूपीएससी के एग्जाम में और पीसीएस के एग्जाम में हमेशा ही मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले इसमें। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि ये मेरा एक फेवरेट विषय रहा है, इस पे मैं आपसे बात करूं। मुझे याद है कि 2009 के आईएएस के एग्जाम में मैंने निबंध लिखा था और एक ही निबंध उस समय लिखना होता था। मुझे आउट ऑफ 200 147 मार्क्स मिला था और मैंने निबंध लिखा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन वरदान है अभिशाप। उसमें यही था कि सेज अभिशाप या वरदान। 2010 वाले एग्जाम में मुझे जहां तक याद है उसमें मैंने लिखा था क्या भारत जो है वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। उसमें आउट ऑफ 200 134 मार्क्स मुझे मिले थे और पीसीएस के एग्जाम में लगातार मुझे बहुत अच्छे मार्क्स हमेशा निबंध में मिले। अब एक चीज मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूं कि दोस्तों आप देखेंगे कि एस्से और पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, एस्से, निबंध या फिर जो है व्यक्तित्व परीक्षण, ये दो ऐसे विषय हैं या फिर दो ऐसे एरिया हैं जिसमें 80% नंबर आप ला सकते हो। इसको छोड़ के बाकी कोई ऐसा एरिया है ही नहीं जिसमें आप 80% नंबर ला सको, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर एस्से और पर्सनालिटी टेस्ट आपका बहुत अच्छा है तो आप 80% नंबर ला सकते हैं। मुझे खुद, मैं बताया 2009 के आईएएस के एग्जाम में मुझे 147 मिला है, मतलब 75% के आसपास नंबर मिला। और मेरा एक दोस्त शशांक था, उसको आउट ऑफ 200 162 मार्क्स मिला हुआ था आईएएस के एग्जाम में। तो मुझे ये लगता है कि एक ऐसा ये जोन है जिसमें एग्जामिनर जो है, इवेलुएटर सीधे सीधे आपसे रूबरू होता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप कितना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव सोचते हो, आपका रिस्पॉन्स कैसा है। बाकी चाहे ऑप्शनल पेपर हो या फिर जो है जनरल स्टडीज, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनालिटी को छुपा सकते हो, बट यहां पे आप छुपा नहीं सकते हो। तो इसलिए मुझे यहां लगता है कि सबसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है और मैं देखता हूं कि सबसे कम स्कोर भी यहीं पे लोग करते हैं। तो ये आपकी ताकत भी हो सकती है और ये आपकी कमजोरी भी हो सकती है। इस पूरे विषय वस्तु को आइए बड़े डिटेल रूप से समझेंगे हम, तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऑथेंटिक मटेरियल हमेशा अवेलेबल हो सके। तो दोस्तों आइए मैं बात कर लूं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, जो एरिया है वो पहले ही मेंशन किया जा चुका है, कई बार मेंशन किया जा चुका है। और जितने भी अब तक के निबंध पूछे गए हैं, अगर मैं उसको विषयवार और वर्ष, हर वर्ष में एनालिसिस करूं तो इसको मैं 7 भाग में बांट सकता हूं। पहला एक एस्से जरूर होता है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। आप हमेशा देखेंगे आर्थिक और आर्थिक विकास संबंधित चीजों के ऊपर एक हमेशा ही निबंध रहा है। जैसे कहीं भी गरीबी पूरे वर्ल्ड के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या फिर जो है अभी मैंने बताया कि 2009 में मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, सेज अभिशाप या वरदान, या फिर ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। तो हमेशा मैं देखता हूं एक इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर एक निबंध रहता ही रहता है। दूसरा एक होता है पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक इश्यू के ऊपर। आप देखेंगे हमेशा एक निबंध पूछा जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो या फिर जो है आपके लोकतांत्रिक विषयों के ऊपर हो, तो एक निबंध इसके ऊपर आता है। फिर एक साइंटिफिक डेवलपमेंट या फिर साइंटिफिक रिलेटेड इश्यूज के ऊपर आप देखेंगे विज्ञान तकनीक संबंधित बातों के ऊपर एक प्रश्न पूछा जाता है, एक निबंध आता है। फिर विमेन एंड जेंडर रिलेटेड इश्यूज होता है, महिला सशक्तिकरण, लिंग विविधता या इसके ऊपर लैंगिक समानता के ऊपर हमेशा देखिएगा एक निबंध आपको मिलेगा। फिर इसी तरह
इसी तरह आप देखेंगे ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, आपदा प्रबंधन के ऊपर एक निबंध हमेशा रहता है। सीमा विवाद के ऊपर एक प्रश्न हमेशा आप देखेंगे, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की बात करें, एक निबंध इसके ऊपर हमेशा रहता है। और एक फिलोसफिकल अंदाज में एक दार्शनिक प्रश्न वो लोग पूछते हैं, और ये जब मेरे लिए बड़ा बेहतरीन होता था कि मैं इसको बड़ा अच्छे से टैकल करता था। बाकी इससे लोग काफी बचते हैं। दार्शनिक इशू जो है मेरा फेवरेट था, क्योंकि मेरा विषय भी जो है आप आईएएस में देखेंगे तो फिलॉसफी रहा। फिर एजुकेशनल इशू के ऊपर एक प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र से और शिक्षा संबंधित विषयों के ऊपर। तो ये 7 ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों, मोटे मोटे टॉपिक हैं, जिसको मैंने एरिया के रूप में डिमार्केट किया है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए और इस एरिया में अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब जहां तक निबंध कैसे लिखें, अगर आप टॉपर से बात करिएगा तो इसके लिए कोई एक सेट पैटर्न नहीं बताएगा। कोई कहेगा कि मैंने निबंध की बड़ी अच्छी तैयारी की थी, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था और उसी सेट पैटर्न पे मैंने निबंध लिखा, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने निबंध की कभी कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैं सिर्फ जो है न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ता था और सीधे सीधे जाके एग्जामिनेशन हॉल में मैंने इंटरव्यू ऐसे लिखा और मुझे बहुत अच्छे ऐसे में नंबर मिल गए। तो दोस्तों यहां कोई सेट पैटर्न एक नहीं होता है कि एक तयशुदा रणनीति। जहां तक आप मुझसे पूछिएगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए निबंध लिखने के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप इस एरिया में से जो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट जोन है उस एरिया को पहचान करिए कि आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा फेवरेट एरिया है, या फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रिलेटेड इश्यूज आपका फेवरेट जोन है, या फिर जो है वीमेन या जेंडर पे। पहले तो आप अपना एक स्ट्रेंथ जो जोन है जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं उसको आप जरूर उसमें स्पेशलाइजेशन करिए, उसमें तमाम इश्यूज को पढ़ लीजिए। बाकी निबंध कैसे लिखना है ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जब आप विषयों को अच्छे से समझ लेंगे तो अपने आप को कितने बेहतर तरीके से आप अभिव्यक्ति कर दें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप जिन विषयों के ऊपर राय बना चुके हैं उसको कितने अच्छे से अभिव्यक्त कर दें। कोई जरूरी नहीं है कि हेडिंग डाल के लिखें, कुछ लोग हेडिंग डालते हैं, कुछ लोग निबंध में बिल्कुल हेडिंग नहीं डालते हैं। मैं कभी भी निबंध में कभी भी हेडिंग नहीं डाला, और कई बार मैं देखता हूं कि कई ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त थे, जो हेडिंग डाल के निबंध लिखते थे, उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। कुछ लोग उसमें आप देखेंगे शेरो शायरी भी लिख के चले आते थे, कुछ जो है ऐसी चीजों को भी डाल के चले आते थे, उसमें भी अच्छे मार्क्स मिले। तो मुझे यह लगता है कि विषय के ऊपर जो सबसे बेहतर तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति दे दें, अपने चीजों को प्रेजेंट कर ले, वो बहुत ज्यादा। तो इसमें आप नेचुरल रहिए, आप इसमें किसी की कॉपी मत करिए कि उसने क्या किया था। आप खुद अपना इस एरिया में स्पेशलाइजेशन करिए, अपने फेवरेट एरिया को डिमार्केट करिए और अपने चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करने के ऊपर फोकस करिए कि मैं अपने चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करूंगा। तो दोस्तों ये रहा कुछ एरिया रिलेटेड इशू जिस पे मैंने आपसे बात की। दूसरा कुछ बेसिक बातें जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात ये कि जब आप निबंध लिखने जाते हैं, चाहे वो सिविल सेवा में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे कोई भी एग्जाम जिसे लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग करा रहा है, विषय को चुनते समय, निबंध को चुनते समय, देखिए कई निबंध होते हैं उसमें हमको चुनाव करना होता है। हड़बड़ी मत करिए, चुनाव में बड़ी सतर्कता बरती है। मैं अपने फ्रेंड को, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं, मैं बताऊंगा आपको, मेरा एक फ्रेंड है ज्ञानेंद्र पीसीएस है, वो निबंध लिखना शुरू किया, 2 पेज बाद वो निबंध काट के फिर से दूसरा निबंध लिखा। तो आप ये देखो इसमें क्या हुआ गलती, आप निबंध को कभी भी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में चयन मत करिए। पहले बहुत अच्छे से विषयों को समझिए, विषयों को समझने में टाइम दीजिए। देखिए निबंध को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, निबंध को कम समय में आप लिख सकते हो, बट निबंध के टॉपिक को, विषय को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चुनाव में बहुत आप जो है सतर्कता बरतिए, बिना सतर्कता बरते जो है आप निबंध को नहीं लिख सकते। दूसरा, जब आप निबंध का चुनाव कर लेते हैं तो उसके ऊपर मनन करिए, चिंतन करिए, और मनन और चिंतन जब करिए तो उस विषय के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसको आप पीछे के पेज पे जाके, जो 25वां नंबर का या फिर 26वां नंबर का लास्ट वाला पेज है, उसके ऊपर आप पेंसिल से नोट करिए कि मुझे इसमें लिखना क्या क्या है, इसमें मुझे एक्चुअल में क्या क्या चीजों को समावेश करना है। तो विषय को समझना और विषय में जो आपके माइंड में फ्लो आ रहा है कि इसके ये, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि 2010 में मैंने लिखा कि क्या भारत वैश्विक नेतृत्व कर सकता है, तो इसके माइंड में क्या क्या है कि भारत क्यों वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। भारत की एक विशाल जनसंख्या रही है, भारत की एक शांतिप्रिय पॉलिसी रही है, भारत में डेमोग्राफी जो है आप देखिए बहुत जो है डेमोग्राफी डिविडेंड की स्थिति है, भारत एक युवा देश है। तो आपके माइंड में जो जो टॉपिक आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि क्या मैं कर सकता हूं
भारत के संस्कृति के बारे में आपको लिखना है, तो एक एक टॉपिक को आप पीछे जाके डिमार्केट करिए कि क्या क्या टॉपिक है जिसे मैं निबंध में डालने वाला हूं। तो 15 मिनट का समय दोस्त इसके ऊपर आप लो कि टॉपिक का सिलेक्शन और उस टॉपिक में क्या क्या आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं उसको एक जगह डिमार्केट करना। जब आप वो डिमार्केट कर लेंगे तो निबंध लिखना आपको 1 घंटे में बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि अब मैं देखता हूं, पहले जब हम लोग आईएएस एग्जाम देते थे तो सिर्फ एक निबंध लिखना होता था 3 घंटे में। अब आप देखते हैं कि 2 निबंध आपको लिखने होते हैं आईएएस में, और पीसीएस में 3 निबंध लिखने होते थे। तो पहले हम लोग 2000 वर्ड्स में लिखते थे एक निबंध, अब आप 1-1000 में लिखते हैं। तो अगर आप आईएएस के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे आप पीसीएस के एग्जाम में बैठ रहे हो, आप 10 से 15 मिनट का टाइम निबंध के लिए लिखने में बिल्कुल मत दो। लिखने के लिए आप बिल्कुल तय कर लो कि मुझे 40 या 50 मिनट में निबंध लिखना है, बाकी 10 से 15 मिनट में मुझको अपने दिमाग में क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं उसको पहले आप कहीं डिमार्केट करिए। डायरेक्ट निबंध लिखना मत शुरू करिए, पहले सोचिए, विचारिए, टॉपिक्स को, उसके पिलर्स को खोजिए, उसके कंपोनेंट को ढूंढ निकालिए, फिर आपके लिए निबंध लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बेसिक चीजों को क्या इसमें ध्यान रखना है कि चुनाव करिए विषय का, उसके क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उसको एक जगह नोट करिए। फिर मैं जो लिखता था, जो पहला पेज लिखना था वो बहुत इफेक्टिव होता था, तो मैं उस पहले पेज को भी लास्ट में लिख लेता था, उससे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता था मुझे। तो पहला पेज जो है उसके लिए हम पहले से लिख लेते थे कि पहले पेज में मुझे क्या लिखना है। तो ये चीजें आपको इफेक्टिव बनाती है। देखिए, किसी भी चीज की जो अगर आप स्टार्ट अच्छा करते हैं तो एक एग्जामिनर के माइंड में एक सेट हो जाता है पैटर्न कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए और किस तरह से आप इसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी आप अपना फ्रेम बना लीजिए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां पे बेसिक्स में ये बातें आप जरूर क्लियर करिए कि निबंध को तुरंत लिखना नहीं है, उसमें टाइम लेके समझना है और बाकी उसके डायमेंशंस को नोट करना है। उसका जो इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल समझना है और उसका जो है क्या कंक्लूजन होगा उसको भी बहुत अच्छे से समझना है। अब आइए प्रोफार्मा। निबंध में जो दोस्तों प्रोफार्मा होता है उसमें आप देखिए 3 चीजें हैं। एक तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय थोड़ा कराइए। परिचय के बाद इसमें होता है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, विषय वस्तु, और इसके बाद जो तीसरा है आपका कंक्लूजन। बेसिकली ये 3 चीजें हैं प्रोफार्मा में। इंट्रोडक्शन पहले परिचय कराइए, किसी भी विषय के ऊपर आप लिख रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिलेटेड इश्यूज को आप लिख रहे हो या फिर जो है आप जो है किसी भी विषय पे इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख रहे हो, आपदा प्रबंधन के ऊपर, तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन कीजिए और हमेशा ध्यान रखिए कि एक पेज कम से कम 100 से 150 शब्द आपका इंट्रो होना चाहिए। बाकी का ऐसे ही कंक्लूजन भी 100 से 150 शब्दों का, 100 शब्दों का कंक्लूजन होना चाहिए। और बाकी के जो 6 से 7 पेज हैं आपके, वो आपके 600 शब्द, 700 शब्द सब्जेक्ट मैटर के रूप में होना चाहिए। तो देखिए 3 इसके भाग हो गए प्रोफार्मा के, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट मैटर और कंक्लूजन। जब आप इंट्रोड्यूस करिए तो 100 से 150 शब्दों में उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए कि एक्चुअल में वो है क्या, मुद्दा क्या है, मुद्दे को समझाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उसके बाद जितने भी उससे रिलेटेड डायमेंशंस है, प्रोस कॉन्स है, पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है, उसको आप पूरा सब्जेक्ट मैटर के रूप में लिखिए और कंक्लूजन सबसे लास्ट में आपको फिर से 1 पेज या फिर 100 शब्दों में देना है। तो ये इसका एक तयशुदा प्रोफार्मा होना चाहिए कि जो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में, सब्जेक्ट मैटर के रूप में और कंक्लूजन के रूप में। यहां पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हम बहुत बेहतर से लिखें, क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर निगाह जाता है एग्जामिनर का और वो फिर से कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से देखता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से काम करिएगा, बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिखिएगा और इसी प्रोफार्मा के ऊपर। अब यहां जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग में लिखें या फिर हेडिंग के बिना लिखें, ये आपके ऊपर है। इसे मैं पूरी तरह से आपके ऊपर लिखता हूं कि आप अपने विचारों को किस तरीके से प्रभावी रूप से रख पाते हैं। हेडिंग से अगर आप रख पाते हो तो हेडिंग लिखो, बिना हेडिंग के केवल स्टेंजा चेंज करके आप लिख पाते हो तो स्टेंजा बदल के लिखो। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे लिखते कैसे हो। बाकी जो मेथड्स लिखने का है वो मैं जरूर इस पे बहुत अच्छे से बात करूंगा कि आप निबंध लिखिए कैसे। सबसे पहला जो मेरा जो आपका वो है वो 3 चीजें हैं। 3 चीजों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ही तरीके से किसी भी एग्जाम में 75% नंबर अगर आपको ऐसे में लेना है तो मैं ये चीजों के ऊपर हमेशा काम किया। सिंपल, फ्लो प्लस इंटरकनेक्टेड, बस यही फार्मूला है निबंध लिखने का, जिसे अगर आप समझ गए तो आप निबंध में कर जाएंगे टॉप। सरल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, निबंध हमेशा ही सरल होना चाहिए। सरल के साथ साथ उसमें फ्लो, प्रवाह होना चाहिए
और प्रवाह के साथ साथ तीसरा अंतर संबंधित होना चाहिए। अंतर संबंधित होना चाहिए। अंतर संबंध, तीन चीजें बिल्कुल क्लियर समझिए। जब भी आप निबंध लिखेंगे सरल शब्दों का चुनाव करेंगे, साथ ही साथ इतना आसानी हो एग्जामिनर को जैसे वो लगता है कि संगीत सुन रहा है, इतना ज्यादा उसमें फ्लो हो और इतना ज्यादा अंतर संबंधित इंटरकनेक्टेड स्टेंजा हो। कई बार मैं देखता हूं कि लोग बड़े टफ शब्दों का, बड़े ही कॉम्प्लेक्स वर्ड का जो है यूज करता है और उससे लोगों को लगता है कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। कभी भी एग्जामिनर शब्दांबर से प्रभावित नहीं होगा। शब्द का आडंबर मत करिए। जितना सरल एनसीईआरटी लिखा है उतना ही सरल भाषा को एडॉप्ट करने का प्रयास करिएगा। सरल होना चाहिए और लिखने में प्रवाह होना चाहिए, बहता हुआ फ्लूइड होना चाहिए और एक स्टेंजा दूसरे स्टेंजा से बिल्कुल इंटरकनेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि आप एक विषय बिल्कुल अलग कर रहे हो, दूसरा बिल्कुल अलग कर रहे हो, उसमें इंटरकनेक्टिविटी पाई जानी चाहिए। तीन चीजों के ऊपर फोकस करिएगा। फिर जब आप विषय वस्तु को लिख रहे हो तो यहां पे बहुत अच्छे से बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विषय वस्तु को जब आप लिख रहे हो, पॉजिटिव के ऊपर आप विषय मुद्दे का समर्थन कर रहे हो, उसके पक्ष में तर्क दे रहे हो, विपक्ष में तर्क दे रहे हो, तो आपके कहने से एग्जामिनर नहीं मान लेगा कि पक्ष है या विपक्ष है। उसके लिए आपके पास कुछ सॉलिड एविडेंस होने चाहिए। अब सॉलिड एविडेंस के रूप में आप केस स्टडी, कोटेशन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन या कोई रिसर्च या डेवलपमेंट हुआ हो तो उसको आप दीजिए। यह चीज बहुत ध्यान रखिएगा। इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अगर आप सब्जेक्ट में इसको लिख रहे हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। क्या कि आप केस स्टडी दो। जैसे मान लो आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख रहे हो आप, तो क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ है मैक्सिको में, क्या हुआ है रसिया में, क्या हुआ चाइना में, क्या हुआ इंडिया में, आप एक केस स्टडी के रूप में अगर आप इसे लिखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत पावरफुल एविडेंस के रूप में होता है। तो हमेशा केस स्टडी लिखो कि इससे संबंधित रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एविडेंस के रूप में केस स्टडी लिखना। इसी तरीके से अगर आपको कोटेशंस कुछ अच्छे याद हैं जो आपने लिखा हुआ है तो कुछ कोटेशंस को लिखिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन याद आ रहा है कि उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, लैंगिक समानता के ऊपर दिया है, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर दिया है, या फिर जो है डेमोक्रेटिक रिलेटेड कोई इश्यू है, संघवाद परिसंघवाद के ऊपर दिया है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ डिसीजंस आए हैं, उसके दहेज से संबंधित कोई आए हैं, या फिर किसी भी इश्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बड़े डिसीजंस हैं, उसको आप कोट करो। इसके अतिरिक्त कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस दिशा में हुआ, जैसे आप जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर लिखते हैं तो ढेर सारे रिसर्च आते हैं कि डेवलपमेंट को क्या प्रभावित कर रहा है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, तो उसको आप लिखो। अगर आप केस स्टडी, कोटेशन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा अपने सब्जेक्ट मैटर को पावरफुल बनाओगे, इफिशिएंट बनाओगे, तो एग्जामिनर आपको 162 दे सकता है आउट ऑफ 200 शशांक की तरह से। अब मैंने तो नहीं देखा कि शशांक के बराबर किसी का नंबर अब तक 81% नंबर पाया, लेकिन उसने साफ साफ ये मुझसे बात की थी कि ये चीजें जब तक आप नहीं डालते हो आपको इतने मार्क्स मिल ही नहीं सकते। तो सब्जेक्ट मैटर को अगर आप चाहते हो तो ये चीजें ध्यान रखो कि केस स्टडी लिखना है, कोटेशन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस लिखने हैं, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस एरिया में, तो आप उसे जरूर कोट करिए और अपनी भाषा को सरल रखिए। यह सबसे बड़ी बात होती है निबंध में। अंततः मैं इस पे अब बात करूं कि स्टडी मटेरियल, ये लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर निबंध के लिए कौन सी बुक्स पढ़ लें। अब आप देखिए, मुझे लगता है निबंध के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी जानी चाहिए। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए इन विषय वस्तुओं के ऊपर, और इन विषय वस्तुओं को आप जहां से आप समझ सकते हो उसको पढ़ो। अब कोई निबंध की स्पेसिफिक बुक मत पढ़ो कि निबंध के लिए हम स्पेसिफिक बुक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को जो 7 भाग में मैंने बांटा, इसके ऊपर किसी 3 या 4 के ऊपर अपनी स्पेशलाइजेशन कर लो। अगर आपको वीमेन एंड जेंडर इश्यूज पसंद है तो इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन कर लो। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज ऐसा लगता है तो इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करो। इसके ऊपर आप स्पेशलाइजेशन करो। और थोड़ा सा आप ये काम करो कि निबंध में जब मैं कहता हूं प्रोस्कॉन्स लिखना होता है तो एक थॉट के द्वारा इसे आप प्रूफ करो तो बहुत अच्छा होता है। जैसे पॉलिटिकल के ऊपर जब लोग लिखते हैं, डेमोक्रेटिक के ऊपर, तो इस पे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है कि कक्षा 11 की एनसीईआरटी, जिसमें हर तरह के वाद के विषय में दिया है कि लिबरलिज्म क्या है, न्यू लिबरलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, एनार्किज्म क्या है, मोनार्किज्म क्या है ना, उसमें फ्रीडम क्या है, जस्टिस क्या है, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर,
तो एक मार्क्सिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है ना, या फिर इन तरह की जितनी भी प्रणालियां है, एनार्किज्म, उसको आप एक बार समझो, थॉट को समझो कि एक्चुअल में उनका थॉट क्या है, उनका विचार क्या है। अगर आप विचार को समझ गए ना तो बड़े अच्छे से लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक बार एनसीईआरटी रिलेटेड इश्यूज, एनसीईआरटी को इन रिलेटेड इश्यूज से जरूर आप कवर करने का प्रयास करो। वीमेन जेंडरमेंट को, ज्योग्राफिकल रिलेटेड इश्यूज को आप जरूर पढ़ो, जिससे कि काफी बेहतर तरीके से इस डायमेंशंस को आप समझ जाए और इसके ऊपर किसी के ऊपर कम से कम 10-20 पेज का नोट्स बना लो, एक माइक्रो नोट्स, कि अगर मान लो आपको जेंडर रिलेटेड इश्यूज आपको पसंद है तो 10 पेज कहीं से लिख डालो कि आसानी हो जाए आपको प्रस्तावना लिखने में, शुरू का इंट्रोडक्शन करने में आसानी मिल जाए। तो आपको अगर सिमोन दे बोवार की बुक मिल गई या कहीं पे भी जेंडर रिलेटेड न्यूज़पेपर में कटिंग आ गया तो उसको आप लिख जरूर लो। तो इस पे आपको एक आपकी डायरी तैयार हो जाएगी निबंध की, वो आपको बेहतर मार्क्स देके आएगी। तो इनके ऊपर आपको काम करना है और इसके सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप जरूर काम करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अब स्टडी मटेरियल में जो मुझे लगता है कि आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रत्येक महीने की योजना और कुरुक्षेत्र। प्रत्येक महीने की योजना ले लो, आप कुरुक्षेत्र ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। आप देखेंगे कि प्रत्येक योजना कुरुक्षेत्र का एक स्पेसिफिक विषय होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर हो गया, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर, देखिए अभी आईएएस पेपर्स में पूछा है, और डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर आपका योजना भी है। तो जब आप योजना को पढ़ो तो सबसे पहले ध्यान रखो जो संपादकीय पेज होता है, एक पेज जिसमें संपादक पूरे के पूरे लेसन को एक पेज में समराइज करना है, दोस्तों बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा और उसको नोट भी कर लीजिएगा। वो ज्ञान होता है योजना और कुरुक्षेत्र का, जिसमें संपादक उसके पृष्ठभूमि को समझाता है कि एक्चुअली ये जो मंथ का योजना या कुरुक्षेत्र है वो किसके ऊपर बेस है, उसको एक पेज में वो समराइज करता है। उसको बहुत अच्छे से समझिए। योजना और कुरुक्षेत्र से बेहतर एस्से का मटेरियल कहीं नहीं मिलता है, इतना मुझे पता है। अगर आप योजना कुरुक्षेत्र को नहीं पढ़ते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप पढ़ो न पढ़ो, योजना कुरुक्षेत्र हर महीने का लो जरूर, और संपादकीय पेज को तो एटलीस्ट पढ़ ही लो। तो योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, जो आपका पसंदीदा पेपर है उसके थोड़े से ध्यान लगा के संपादकीय को पढ़ लिया करो। और इन इश्यूज के ऊपर, जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि आप ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल या फिर जो है आपदा प्रबंधन को कहां से पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा डीआर खुल्लर को पढ़िए। डीआर खुल्लर से बढ़िया जो है आपकी बुक के कोई लिखा ही नहीं ज्योग्राफी में आपदा प्रबंधन के ऊपर, आप उसको पढ़िए। कहीं से भी इनके ऊपर एक अपना माइंडसेट बना लीजिए, आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यही है मेरा तो आइडिया यह है कि जरूर कुछ प्रैक्टिस करिए, निबंध का प्रैक्टिस जरूर करिए, कम से कम 10-15 निबंध लिख ही लीजिए और अपने फेवरेट ये जो जोन है इसमें अपना जरूर कुछ स्पेशलाइजेशन कर लीजिए 2-3 के ऊपर, ताकि आप अच्छे से कर पाए। तो अगर ये चीजें आप कर लेते हो तो आप निबंध में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये रहा मेरा विचार, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। दिग्विजय इकोनॉमिका को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर watching Digvijay Economica. God bless you, dear friends.